सो गाइस शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 हमारे एनएसएम 8 एग्जाम का, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। अब लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। व्हाट इज डेरिवेटिव भाई? डेरिवेटिव है क्या, जिसके बारे में इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं? तो डेरिवेटिव भाइयों समझ लो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू या जिसका प्राइस डिराइव होता है, मतलब वो मिमिक करता है किसका प्राइस? एक एसेट क्लास का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड हो रहा है मार्केट में, उसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा? जो मार्केट में गोल्ड का प्राइस होगा उसी से पता चलेगा कि डेरिवेटिव का प्राइस क्या होगा। कभी कभी ये ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, या इक्वल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि उस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कब है या मार्केट कंडीशंस कैसी हैं। और ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कई टाइप के हो सकते हैं बेस्ड ऑन की अंडरलाइन क्या है। अगर अंडरलाइन मेटल है तो मेटल बेस्ड डेरिवेटिव हो गया। ये एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। फिर आता है हमारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज के, जैसे कि आपने एक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, इंडिया की एक्सचेंज है ये एग्रीकल्चर कमोडिटी की एक्सचेंज है। यहाँ पे जीरा, राइस, ये सब ट्रेड होता है, गेहूं भी ट्रेड होता है वहां पे। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल एसेट्स का, जैसे हमारा हो गया इक्विटी, इन सारे एसेट्स का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो काम कैसे करते हैं। सपोज करो हमारे केस में दो लोग हैं, ए एंड बी। यहाँ पे सी की भी वैल्यू आएगी पर बाद में आएगी। सपोज करो ए बेचता है इसको व्हीट मतलब गेहूं, और बी उसको देता है रुपीज। बी मान ली ब्रिटानिया कंपनी जो बिस्किट बनाती है, ब्रेड बनाती है, उसको गेहूं की जरूरत है, और ए को चाहिए पैसे क्योंकि उसके पास गेहूं है, गेहूं से बेचना है। तो ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओपन मार्केट खरीद रहे हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि आने वाले 5 साल तक जो भी गेहूं का रेट होगा मैं आपको एक सर्टन रेट देने वाला हूँ। लेट से मार्केट का रेट है 5,000 रुपए पर क्विंटल, वो बोलता है कि मैं 5,500 रुपए दूंगा। तो अब ए क्यों करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि उसको ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, साथ में जो भी उसका प्रोडक्शन होगा उसको बेचने का रेट उसे आज ही पता चल जाएगा। बी ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? क्योंकि उसकी सप्लाई जो है वो एक सर्टेन हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि कल को मार्केट बहुत ज्यादा प्राइस बहुत हाई हो गया गेहूं का तो उसका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाए, समझ रहे हो? तो उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है, उसको वो नैरो डाउन कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन बन चुकी है आपकी। अब सी कैसे आता है? सपोज करो इसी कॉन्ट्रैक्ट को सी क्या करता है, 2 साल तक सप्लाई करता है, लेकिन क्या करता है फिर उसके बाद वो इस कॉन्ट्रैक्ट को सी को बेच देता है। बोलता है आने वाले 3 साल तक आप गेहूं भेजो, मैं नहीं भेजूंगा। तो ये क्या हो गया, इसके बीच में हो गया ये ट्रेड। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल था, म्यूचुअल था, फिर बाद में जब सी इन्वॉल्व हो गया तो ये ट्रेडिंग हो गई ए और सी के बीच में। इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग, और ये कहां होती है? डेरिवेटिव मार्केट में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ टाइमलाइंस की, अभी तक हमारे डेरिवेटिव मार्केट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो स्टार्ट हुआ हमारे 12th सेंचुरी से, जहां पे यूरोप में कुछ लोगों ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करना शुरू किया था। ये मोस्टली म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, जिसमें फ्यूचर डिलीवरीज को इंश्योर किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज में वूल को बेचने का 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, मतलब 20 साल बाद कोई वूल की डिलीवरी होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आज ही हो गया। फिर जापान के ओसाका में राइस को डिलीवर करने के कॉन्ट्रैक्ट बनने शुरू हुए। उसके बाद पिक्चर में आता है हमारा यूएसए, जहां पे सी बॉट ने फॉरवर्ड ट्रेडिंग शुरू की, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग शुरू की। फॉरवर्ड्स क्या होता है आने वाले टाइम हम देखेंगे इसको। फिर आता है हमारा सीएमई अगेंस्ट यूएसए का एक एक्सचेंज, जिसने फ्यूचर्स की ट्रेडिंग शुरू करी। फिर सीएमई ने अगेन मॉनेटरी मार्केट स्टार्ट किया, मतलब एक फॉरेक्स मार्केट शुरू किया, जहां पे करेंसी पेयर्स की ट्रेडिंग हुआ करती थी। फिर 1973 में शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज पिक्चर में आया, जिसने पहली बार ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया, इनकी पब्लिक ट्रेडिंग शुरू की। सी बॉट ने बाद में टी बिल्स और टी बॉन्ड्स को भी इंट्रोड्यूस किया। अब टी बिल्स और टी बॉन्ड्स क्या होते हैं मैं बता दूं। जो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए थी उसको पैसा चाहिए, पैसा कैसे लेगी? बॉन्ड्स इशू करेगी, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स इशू करेगी। इन बॉन्ड्स को अगर नॉर्मली ट्रेड करोगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन खरीदने वाला है कौन बेचने वाला है। अगर हम सबको एक्सचेंज पे ले आए तो उसको एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग बोलेंगे। वही काम किया है सी बॉट ने, टी बिल्स इशू करते हैं, उसका एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट किया। उसके बाद सीएमई ने इंट्रोड्यूस किया स्टॉक इंडेक्स, मतलब कि पहली बार जो जितने भी स्टॉक्स ट्रेड होते थे उसको ध्यान में रखते हुए एक इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया 1982 में। इस इंडेक्स का पर्पस क्या होता है? ये आपके मार्केट का हाल बताता है कि ओवरऑल मार्केट कैसा है। जैसे इंडिया का निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, ये पूरी मार्केट का हाल बताता है। अगर गिर रहा है इस मतलब ओवरऑल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है, बढ़ रहा है मतलब मार्केट का पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अब बात करते हैं इंडिया का डेरिवेटिव मार्केट कैसे ग्रो हुआ। इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट काफी लेट आया है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2000 में हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। उससे पहले बैकग्राउंड में क्या चला था वो थोड़ा समझते हैं। सेबी ने एक कमेटी बिठाई डीएल गुप्ता के अंदर, और ये क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि आने वाले टाइम में हम क्या फ्रेमवर्क, क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स लेकर आए जिसकी वजह से इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग को इंश्योर किया जा सके। फिर एक और कमेटी बैठती 2 साल बाद जे आर वर्मा के अंडर, जो रिस्क मैनेजमेंट पे बात करती है कि क्या रिस्क रहने वाले आने वाले टाइम में अगर हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं इन इंडिया। फिर एक एक्ट निकाला गया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट का काम क्या था कि इंडिया में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को
ऐड करना, किस में ऐड करना, सिक्योरिटीज के डोमेन में ऐड करना, मतलब कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को भी एक सिक्योरिटीज माना जाएगा ताकि इसकी ट्रेडिंग को वैलिडेट किया जा सके। और फाइनली 2000 में इंडिया में सेबी ने बीएससी और एससी पे डेरिवेटिव ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया।